अटेंशन 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 का हर कोई भूखा है, इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग दैट इंस्टाग्राम की मॉडल्स। भाई पता है 25 साल के बाद ना ये क्योंकि अपना काम आप लोग बहुत अच्छा से कर रहे हैं। Money follows my brother. हाँ मम्मी, बना रहा हूँ यार, वीडियो बना रहा हूँ, अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। ओह खैर, अटेंशन का काम तो इंस्टाग्राम ने कर रखा है। हम लोग करते हैं वीडियो को शुरू विदाउट एनी डिले। क्या मतलब, डिले तो हो चुका है, करते हैं यार, वीडियो शुरू करते हैं। सोचो, आप और आपके 4 दोस्त एक बास्केटबॉल मैच देख के घर लौट रहे होते हैं। अगले दिन टूर्नामेंट है, सबके सब दोस्त एक्साइटेड हैं। लेकिन फिर कुछ घंटे बाद आपकी कार एक सुनसान पहाड़ी के बीचों बीच खड़ी हुई मिलती है, जिसमें लगभग फ्यूल टैंक फुल था। गाड़ी बिल्कुल ठीक कंडीशन में थी, लेकिन आसपास किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। और फिर शुरू होती है अमेरिका की सबसे अजीब मिसिंग पर्सन मिस्ट्रीज में से एक, द युवा काउंटी 5। और सबसे अजीब बात, इन 5 में से एक केबिन के अंदर मरा हुआ मिलता है। उस केबिन के अंदर हीटर थे, ब्लैंकेट्स थे, खाने पीने का सामान था, लेकिन फिर भी उसकी मौत भूख और ठंड से हो जाती है। आखिर ऐसा कैसे? क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आइए जानते हैं इस केस की मिस्ट्री को। डेट थी 24 फरवरी 1978। जगह चिको, कैलिफोर्निया। इस कहानी के 5 किरदार हैं: जैक मैद्रूगा, बिल स्टेरलिंग, टेड वीहर, गैरी मैथियास और जैक ह्यूएट। ये सब के सब एक लोकल बास्केटबॉल टीम का हिस्सा थे। इनमें से 3 लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जी रहे थे। अगले दिन इन 5 का एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था, इसलिए सब के सब अनयूजुअली डिसिप्लिन्ड थे। मतलब धनिया और पानी की बोतल नहीं लेके जा रहे थे। शाम को ये 5 बास्केटबॉल का मैच देखने गए थे। मैच खत्म होने के बाद ये लोग वहीं पास ही के एक स्टोर से कुछ स्नैक्स और कुछ खाने पीने की चीजें लेते हैं और 10 बजे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहां तक सब चीजें नॉर्मल थी, लेकिन हर हॉरर मिस्ट्री की तरह चीजें यहां पर भी ज्यादा देर तक नॉर्मल नहीं रह पाती। किसको पता था कि ये आउटिंग उन सब की जिंदगी की आखिरी आउटिंग होगी। अगली सुबह ये 5 के 5 घर नहीं पहुंचते हैं। जब फैमिली को टेंशन होने लगती है तो इनकी फैमिलीज पुलिस में रिपोर्ट करती हैं और फिर पुलिस इन 5 को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तकरीबन 1 हफ्ते तक चली इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को इनकी कार प्लूमाज नेशनल फॉरेस्ट के एक सुनसान रोड पर मिलती है, जो कि चिकागो से तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर था। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? कि ये रूट इनके घर जाता ही नहीं था। गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल भी वियर्ड नहीं थी, उसके अंदर पेट्रोल था, हीटर भी काम कर रहा था, कोई मेजर डैमेज नहीं था। पर फिर वो गाड़ी से बाहर निकले क्यों? यहां पर एक छोटा सा लॉजिक टेस्ट लेते हैं। मान लो इनकी जगह आप हो और आप किसी कारणवश उस रोड पे फंस चुके हो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल गाड़ी को अंदर से क्लोज कर लोगे, हीटर ऑन करोगे, मेरी वीडियोस चलाओगे, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते और यहीं से ऑफिशियल मिस्ट्री भी शुरू होती है। पुलिस को गाड़ी के आसपास फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो कि पहाड़ी की तरफ ऊपर जा रहे थे। मतलब ये लोग रात के तकरीबन 12-1 बजे पैदल निकलते हैं इस भरी ठंड में। क्यों? उस रात पहाड़ों में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास था, यानी जमा देने वाली ठंड, कमर तक बर्फ थी। फिर भी ये लोग अपनी कार से बाहर निकलते हैं और उस जंगल के अंदर कई किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ये भी बताते हैं कि इनके पैर में सूजन थी, यानी इनके पैर के अंदर ब्लड फ्लो रुक चुका था। क्या ये लोग किसी चीज से डर के भाग रहे थे? यह बात कुछ और थी। इसी चीज को जानने के लिए पुलिस भी बहुत ज्यादा बेताब थी और यहीं पे एंट्री होती है एक आई विटनेस की, जोसेफ स्कॉन्स। यह आदमी दावा कर रहा था कि ये उस पहाड़ पर था और इसने देखा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर एक छोटा बच्चा और एक लेडी भी है और ये लोग फ्लैशलाइट लेकर हेल्प के लिए बुला रहे हैं। लेकिन डार्कनेस और उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से उसकी टेस्टिमनी फुल्ली रिलायबल नहीं मानी गई। फिर भी इन्वेस्टिगेटर्स इस स्टेटमेंट को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करते हैं। क्या युवा काउंटी 5 के साथ कोई और था? क्या उनकी मुलाकात किसी और ग्रुप से हुई थी? और अगर स्कॉन्स ने उन्हें नहीं देखा तो आखिर उन लोगों को देखा किसने? साला कभी भी मिस्ट्री केसेस में विटनेस आंसर देता ही नहीं है, 5 क्वेश्चन और ऐड कर देता है। लगभग 4 महीने तक चली इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को एक फॉरेस्ट सर्विस ट्रेलर केबिन मिलता है। उस केबिन में जो दिखता है उसने इस केस को पूरी तरीके से हिला दिया था। अंदर टेड मिलर की डेड बॉडी थी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। उस केबिन के अंदर खाने पीने का सारा सामान था, ठंड से बचने के लिए फ्यूल भी था, लेकिन एविडेंस सजेस्ट कर रहा था कि उसने इन सब में से किसी रिसोर्सेज का यूज ही नहीं करा था और उसकी मौत
ठंड और भूख की वजह से हुई थी। और ये इस केस का सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट था। टेड मिलर की बॉडी ठंड की वजह से पूरी तरीके से अकड़ चुकी थी। उसका शरीर किसी सूखी लकड़ी की तरह हो चुका था। पर जब केविन में खाने पीने और सारी सुविधाएं मौजूद थी तो टेड ने उसका यूज करा क्यों नहीं। अब कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ये भी मानते हैं कि टेड फिजिकली और मेंटली उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था और अपना खुद का ख्याल रखने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट था। थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये पांचों दोस्त उस केबिन के अंदर थे और टेड की हेल्प मांगने के लिए उस केबिन से बाहर निकलते हैं, लेकिन कभी चारों दोस्त लौटकर ही नहीं आते। और टेड, जो कि इन सब का इंतजार कर रहा था, वो इस दुनिया में नहीं रहता। थोड़ा और आगे जाने पर जैक ह्यूएट की भी बॉडी मिलती है। इसमें से एक दोस्त नहीं मिल पाया था और उसका नाम था गैरी मैथियास। और नेचुरली मिसिंग पर्सन केस में जो बंदा नहीं मिलता है वही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। क्या गैरी कहीं भाग गया था, या गैरी कहीं खो गया था, या गैरी भी मर चुका था। गैरी मैथियास बाकी ग्रुप के मेंबर से थोड़ा अलग था। उसका मिलिट्री बैकग्राउंड था, तो उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स भी इन चारों लोगों से ज्यादा बेहतर थे। इन्वेस्टिगेटर्स ये स्पेकुलेट करते हैं कि उस ग्रुप को केबिन तक लीड करने का काम गैरी नहीं किया होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? कि गैरी के शूज कभी मिले ही नहीं। टेड ने किसी और के शूज पहन रखे थे। अब यहाँ पर एक थ्योरी ये भी मानी जाती है कि गैरी मदद के लिए बाहर गया और अपने शूज टेड को दे दिए। मदद के लिए बाहर तो निकला गैरी, पर कभी वापस नहीं लौट पाया। अब ये थ्योरी इमोशनली तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है। खैर, हर अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरह भी इस केस में भी लोगों ने तमाम तरह की थ्योरीज लगाई, पर हर थ्योरी शायद पे आके रुक जा रही थी और शायद कभी किसी सवाल का जवाब नहीं होता है। 5 दोस्त एक बास्केटबॉल मैच देख के अपने घर लौट रहे होते हैं, पर कभी लौट नहीं पाते, जिसमें से 3 दोस्तों की बॉडी बर्फ के अंदर दबी पड़ी मिलती है। एक की बॉडी उस केबिन के अंदर रहती है और गैरी, जिसका आज तक कुछ पता नहीं लग पाया, वो एक मिस्ट्री बनकर रह जाता है। आखिर उस रात वहां पे हुआ गया था? क्या कोई एक्सीडेंट, या कोई नया ग्रुप, या कुछ और? So yes, this was all about the unsolved mystery case of Yuba County 5। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, भाई हो आप मेरे। हाँ, ये काम कर लेना कि अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। बाकी मेरी शक्ल देख लो, एक्चुअली आदत डाल लो, दिखता रहूँगा शायद अब। सो बस यार, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए यार, अगर आप लोगों के पास कोई टॉपिक है अच्छे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना यार। मैं सोच रहा हूँ ऐसे अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने का कुछ, तो उसमें भी बताना यार। जो चीज़ें आप बताओगे उसको भी मैं ट्राई करूँगा, और मैं अपनी तरफ से तो चीज़ें ट्राई कर ही रहा हूँ। सो या, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। लव यू यार, एंड टेक केयर, बाय बाय।